बलूच नेता जैसे कि मीर यार बलोच ने खुलेआम पाकिस्तान से अलग होने का ऐलान भी कर दिया है। मीर यार ने यूनाइटेड नेशन से भी यही अपील की है कि हमारी आजादी को रिकॉग्नाइज किया जाए और यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस बलूचिस्तान भेजी जाएं। पाकिस्तान के पास अगर 1000, 10,000, 50,000, 2 लाख सैनिक भी हैं तो वो बलूचों के सैनिकों के सामने कतई भी टिक नहीं पाएंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। बलूच नेता जैसे कि मीर यार बलोच ने खुलेआम पाकिस्तान से अलग होने का ऐलान भी कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई है। मीर यार बलोच ने एक ट्वीट करके पूरी दुनिया को यह बताने का काम भी किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में बोला है कि हमने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है और हम भारत से गुजारिश करते हैं कि दिल्ली में बलूचिस्तान का ऑफिशियल ऑफिस और एम्बेसी खोलने की इजाजत दी जाए। मतलब बलूचिस्तान अब खुद को एक आजाद देश कह रहा है और भारत से सीधा मांग कर रहा है कि उनकी एम्बेसी दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर खोली जाए। यही नहीं, मीर यार ने यूनाइटेड नेशन से भी यही अपील की है कि हमारी आजादी को रिकॉग्नाइज किया जाए और यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस बलूचिस्तान भेजी जाएं। उनका कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी वहां से बाहर निकाली जाए और अपने सारे वेपन्स और एसेट्स छोड़कर वो यहां से चले जाएं। एक और धमाकेदार ट्वीट में उन्होंने ये बोला है कि अगर तुम्हारे पास आर्मी है, कि अगर पाकिस्तान के पास आर्मी है तो बलूचों के पास भी बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं और वो अब रुकने वाले नहीं हैं। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि बलूचिस्तान के इशू सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। बलूचिस्तान का इशू जो है वो इस पूरे इलाके की रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। दुनिया के दूसरे हिस्से से भी इस मुद्दे को काफी ज्यादा अटेंशन मिल रही है। फॉर एग्जांपल, अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ये भी बलूचिस्तान की सिचुएशन को लेकर पाकिस्तान पर प्रेशर बना रहे हैं। और भारत तो है ही, आप जानते ही हैं कि भारत ने रिसेंटली पिछले 4-5 सालों में बलूचों को काफी ज्यादा सपोर्ट देने का काम किया है। और साथ में जो पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, उसको लेकर भी पूरी दुनिया जो है वो इस मुद्दे के ऊपर काफी ज्यादा चिंतित है। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम इस बलूचिस्तान के सारे इतिहास को जानने का काम करते हैं और जो रीसेंट इश्यूज क्रिएट हुए हैं, जो रीसेंट अटैक्स बलूचों ने पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर किए हैं, उस सारे का ब्यौरा लेने का काम करते हैं। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो अब एक्शन मोड में आ चुकी है और इसी बीच इस बलूच लिबरेशन आर्मी ने बैटलफील्ड में भी धमाका करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस फील्ड है, एक गैस पाइपलाइन है और उस गैस पाइपलाइन का एक इलाका है जिसका नाम है डेरा बुक्ती। ये जो डेरा बुक्ती डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर गैस फील्ड के ऊपर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने रिसेंट में अटैक भी किया है और एक वीडियो भी वायरल हो रही है और आपने वो देखी भी होगी, जिसमें पाकिस्तान आर्मी की गाड़ी जो है वो उसको बॉम्ब से उड़ाते हुए बलूच लिबरेशन आर्मी के जो सैनिक है वो दिखाई भी दे रहे हैं। बीएलए ने अटैक की जिम्मेदारी भी ली है और क्लेम किया है कि उन्होंने 14 सोल्जर्स को मार गिराया है। इससे पहले भी मार्च में बलूचिस्तान के अंदर एक जाफर एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। यह ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी, जिसमें 400 साढ़े 400 लोग लगभग सवार थे, लेकिन बीएलए ने उसे बंदूक के दम के ऊपर हाईजैक करने का काम किया था। और साथ में RFERL की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएलए के पास आज की डेट में लगभग 5,000 से लेकर 10,000 तक ट्रेंड फाइटर्स मौजूद हैं और उनके पास नए और हैवी वेपन्स भी हैं। और आप जानते ही हो, पाकिस्तान के पास अगर 1000, 10,000, 50,000, 2 लाख सैनिक भी हैं तो वो बलूचों के सैनिकों के सामने कतई भी टिक नहीं पाएंगे। भारत के सामने भी वो टिक नहीं सकते हैं, किसी भी सेना के सामने पाकिस्तान की आर्मी जो है वो टिक तो सकती नहीं है। तो बलूचों के पास भले ही संख्या के अंदर सैनिक कम हो, पर वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से भारी पड़ सकते हैं। साथ में बलूचों का जो फोकस है वो सीपेक के प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर है, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर भी वो डायरेक्ट अटैक करते आए हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि बीएलए ने अपने अटैक्स को इंटरनेशनल अटेंशन दिलाने के लिए पर्पसली डेंजरस टारगेट्स को चूज करना तय किया है। उन्होंने अपने ऑपरेशंस में बलूचिस्तान के मेजर ऑयल इंस्टॉलेशंस, रेलवे लाइंस, सीपेक प्रोजेक्ट को डेलिबरेटली टारगेट किया है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सके। और इसी दौरान चाइना की टेंशन जो है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि चाइना अब खुलकर परेशान है। उनका जो सीपेक है उसमें चाइना ने लगभग $60 बिलियन की रकम इन्वेस्ट करने का काम किया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर। लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तान उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से चाइना ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिट्री ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया है। देखो, चाइना की आर्मी ने 1949 के बाद से एक भी जंग नहीं लड़ी है और वो
वो चाइना की आर्मी अब पाकिस्तान की आर्मी को ट्रेनिंग देने का काम कर रही है। वो पाकिस्तान की आर्मी जो 4 जंग लड़ चुकी है और चारों जंग हार चुकी है, जो बलूचों से भी पिट रही है, वो अब चाइनीज आर्मी से ट्रेनिंग लेने के लिए जाएगी जिन्होंने खुद कोई जंग नहीं लड़ी है। आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा परेशानी भरा माहौल पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो चुका होगा। अगर ये इंस्टेबिलिटी बढ़ी तो सीपेक के जरिए चाइना की मिडिल ईस्ट तक के सपने जो हैं वो छूट जाएंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है चाइना के लिए। बलूचिस्तान का इंस्टेबिलिटी का मतलब है उनकी इकोनॉमिक एक्सपेंशन में एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाना। सीपेक सिर्फ एक हाईवे नहीं है, ये चाइना के ग्लोबल इंफ्लुएंस का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। अगर बलूचिस्तान जो है वो इंस्टेबल रहता है तो ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे बड़ा सेटबैक हो सकता है। इसी वजह से चाइना ने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है और कहा है कि अगर बलूचिस्तान में उनका इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है तो फ्यूचर में उनकी पॉलिसीज जो है वो चेंज हो सकती है, यानी कि चाइना और पाकिस्तान के रिश्तों के अंदर भी खटास आ सकती है। पर दोस्तों, इस सारे मुद्दे के बीच में हमको बलूचिस्तान के ऊपर फोकस करना जरूरी है और इसी के लिए आज हम बलूचिस्तान के इतिहास को अच्छे से जानने का काम करेंगे, क्योंकि ये वो बलूच लोग हैं जो कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। तो दोस्तों, बलूचिस्तान की लड़ाई जो है वो कोई नहीं है, इन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान के अंदर मिलाया गया था। यह स्ट्रगल बहुत पुराना है, जिसकी शुरुआत उस वक्त से होती है जब बलूचिस्तान को फोर्सफुली पाकिस्तान के साथ मिलाया गया था। आज भी बलूचिस्तान के लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन 1948 में जो शुरुआत हुई थी उसके बाद से अब तक हर दशक में उनके स्ट्रगल ने नया मोड़ लेने का काम किया है। शुरुआत करते हैं 1948 से। पाकिस्तान ने जब बलूचिस्तान को फोर्सफुली अपने साथ मिला लिया था। देखो, 1947 में भारत का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान नाम का एक नया मुल्क बना जो पहले कभी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने साथ इंक्लूड करने का तब फैसला किया। पाकिस्तान का कहना था कि बलूचिस्तान उनके नेचुरल टेरिटरी का हिस्सा है, लेकिन खान ऑफ कलात जो बलूचिस्तान के उस समय रूलर थे, उन्होंने इस फैसले को मंजूरी नहीं दी थी। उन्होंने पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस की मांग की थी, पर पाकिस्तान ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को भेजा और फोर्सफुली बलूचिस्तान को अपना हिस्सा बनाने का काम किया। यह इंसिडेंट जो था वो बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई का पहला कदम था। खान ऑफ कलात का ऑपोजिशन काफी लंबा था, लेकिन पाकिस्तान ने मिलिट्री इंटरवेंशन के जरिए बलूचिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया था और इस तरीके से बलूचिस्तान का पहला रेबिलियन जो था वो शुरू हुआ। फिर बात किसकी आई? फिर बात आती है अब्दुल करीम की, प्रिंस अब्दुल करीम जिन्होंने 1948 के अंदर अपना पहला आर्म्ड रिवोल्ट पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया था। जैसे ही बलूचिस्तान को फोर्सफुली पाकिस्तान के साथ मिलाया गया था तो प्रिंस अब्दुल करीम ने रिवोल्ट उनके खिलाफ शुरू कर दिया था। प्रिंस अब्दुल करीम खान ऑफ कलात के क्लोज एलाई थे और उन्होंने इंडिपेंडेंस की मांग की थी। उन्होंने आर्म्ड रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाया था और बलूचिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में गुरिल्ला वॉरफेयर चलाने का काम किया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को भेजा और इस रिवोल्ट को क्रश करने का काम किया। बलूचिस्तान के लोग अपने फर्स्ट मेजर फेलियर से बहुत मेजर इमोशनल और पॉलिटिकल इंपैक्ट में चले गए थे। यह पहला रिवोल्ट था, लेकिन पाकिस्तान के कंट्रोल के आगे वो फेल हो गया था। फिर क्या हुआ? फिर 1958 के अंदर एक बार फिर से रिवोल्ट हुआ। इस बार रिवोल्ट हुआ नवाब नरोज खान की लीडरशिप के अंदर, पर उनको जबरदस्ती सरेंडर करवाना पड़ा था। उन्होंने जबरदस्ती सरेंडर किया था पाकिस्तान के दबाव के अंदर आकर। तो दोस्तों, 1958 में नवाब नरोज खान जो बलूचिस्तान के एक इन्फ्लुएंशियल ट्राइबल लीडर थे, उन्होंने फिर से पाकिस्तान के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग और वेपन उठाए और अपने लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ उठा दिया। खान ने पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी को ओपनली चैलेंज करने का काम किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उनको भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी आर्मी ने नवाब नरोज खान को फंसाकर सरेंडर करवाया। उनके साथ उस वक्त जो भी ट्राइबल लीडर थे उन्हें भी कैप्चर कर लिया गया था और इस तरह से पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री डोमिनेंस को बलूचिस्तान के अंदर एस्टेब्लिश करने का काम किया। यहीं पर तो ये कर सकते हैं और इनके बस का है क्या? भारत के खिलाफ तो ये लड़ नहीं सकते हैं और जिनके पास प्रॉपर आर्मी, प्रॉपर हथियार, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, सिर्फ उनके ऊपर ही अपना दबाव चला सकते हैं। फिर क्या हुआ? फिर 1963 से 1969 के बीच में जनरल शरोफ की इंसर्जेंसी जो थी वो पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर शुरू होती है। 1960s तक बलूचिस्तान में फिर से रिवोल्ट का जो कह सकते हो आप जो माहौल था वो बनना शुरू हो गया था। जनरल शरोफ जो बलूचिस्तान के एक और ट्राइबल लीडर थे, उन्होंने इस इंसर्जेंसी का ऐलान करने का काम किया। उन्होंने बलूचिस्तान के अलग अलग शहरों और एरियाज में अटैक शुरू किए, जिसमें उनके फाइटर्स ने पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट और इंस्टॉलेशन को टारगेट करना शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान की जो हालत थी वो काफी ज्यादा पतली हो गई थी। पाकिस्तान की रिस्पॉन्स लेकिन उसके बाद थोड़ी इंटेंस हुई। एयर स्ट्राइक उन्होंने करने शुरू किए, ग्राउंड ऑपरेशन करने शुरू किए। पाकिस्तान की मिलिट्री ने पूरा बलूचिस्तान को ब्लॉक कर दिया था और उन्होंने गुरिल्ला फाइटर्स को ट्रेस करने के लिए बहुत ही ब्रूटल टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया था। बलूचिस्तान के लोगों का कहना था कि यह मिलिट्री ऑपरेशन उनके लिए सबसे
सबसे पेनफुल था, क्योंकि उनका अपना होमलैंड ही उनके लिए एक वॉर जोन बन गया था और इस बार भी पाकिस्तान जो था वो कामयाब हुआ। बट रिवोल्ट नहीं रुका। 1973 और 1977 के बीच में नवाब बुख्ती और मर्री ट्राइब्स जो थी बलूचिस्तान की, उन्होंने एक फिर से मेजर वॉर शुरू कर दी। 1973 में नवाब अकबर बुख्ती जो कि बलूचिस्तान के एक प्रोमिनेंट लीडर थे, उन्होंने फिर से रिवोल्ट किया। इस बार बलूचिस्तान का एंटायर मर्री ट्राइब भी उनके साथ था और यह मेजर वॉर बन गई थी। पाकिस्तान को अपने 80,000 सोल्जर्स भेजने पड़े थे और एक मैसिव क्रैकडाउन करना पड़ा था, तब जाकर यह कंट्रोल में आ पाए थे। मिलिट्री ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हर ट्राइब को सिस्टमेटिकली क्रश करने का काम किया। नवाब बुख्ती की लीडरशिप और ट्राइबल सपोर्ट के बावजूद पाकिस्तान की मिलिट्री मशीन उनके रिसोर्सेज और टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में करने में सफल रही थी। यह फेज बलूचिस्तान का सबसे इंटेंस और वायलेंट पीरियड था, जिसमें हजारों सिविलियंस जो थे वो पाकिस्तान ने मार गिराए थे। अपने ही देश के हजारों सिविलियंस पाकिस्तान ने मार गिराए थे। यह तो इनकी असलियत है। फिर दोस्तों, फिर आया साल 2005 का। अकबर बुख्ती की मौत हुई और फिर बीएलए की शुरुआत हुई। 2005 में नवाब अकबर बुख्ती की मौत ने बलूचिस्तान में एक नए फेज की शुरुआत कर दी थी। अकबर बुख्ती को पाकिस्तान ने मिलिट्री ऑपरेशन में मार गिराया था और ये इवेंट बलूचिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और उसके बाद बलोच लिबरेशन आर्मी ने ऑफिशियली अपने टेररिस्ट स्टाइल अटैक जो थे वो पाकिस्तान में शुरू कर दिए। बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी, सीपैक प्रोजेक्ट, चाइनीज वर्कर सबको टारगेट करना शुरू किया। अकबर बुख्ती की मौत के बाद बलूचिस्तान में जो रेजिस्टेंस मूवमेंट था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। बीएलए की ऑपरेशन ने पाकिस्तान के मिलिट्री चाइनीज इंटरेस्ट को सीरियसली थ्रेटन करने का काम किया है और उन्होंने अपनी एफर्ट्स को इंटरनेशनलाइज करने का भी काफी ज्यादा कह लो सक्सेसफुल उसके अंदर भी वो रहे हैं। साथ में दोस्तों, आज का बलूचिस्तान ट्रैप्ड हो चुका है अपनी फीलिंग्स के बीच में और अपने आइडेंटिटी क्राइसिस के बीच में। देखो, आज भी बलूचिस्तान के लोग अपनी आइडेंटिटी को लेकर काफी कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपना खुद का कल्चर, अपने रिसोर्सेज और अपनी आइडेंटिटी को यूज नहीं करने दिया जाता, बल्कि इन सब चीजों को पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहा है। बलूचिस्तान के रिसोर्सेज जैसे कि गैस हो गया, तेल हो गया, मिनरल हो गए, दुनिया के सबसे रिच रिसोर्सेज रीजन में से बलूचिस्तान एक है। लेकिन उनके अपने ही लोग पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट में जीने को मजबूर हैं। यह स्ट्रगल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, इकोनॉमिक भी है, कल्चरल भी है। बलूचिस्तान के लोग अपने रिसोर्सेज को अपनी ही कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए लेना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के मुल्ला जनरल्स और चाइना उन्हें एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहे हैं। यह इमोशनल और प्रैक्टिकल स्ट्रगल है जिसमें बलूचिस्तान के लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं और अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होता हुआ देखना चाहते हैं। हर साल यह रिबिलियन और ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग समझते हैं कि अगर उन्होंने अपना हक नहीं मांगा तो उनकी आइडेंटिटी और रिसोर्सेज हमेशा के लिए पाकिस्तान उनसे छीन लेगा। और आज की हकीकत, हर साल सैकड़ों लोग बलूचिस्तान के अंदर लापता हो जाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी पर यह एक्यूजेशन है कि बलोच स्टूडेंट्स, बलोच राइटर्स, बलोच जर्नलिस्ट, उन सबको वो उठाने का काम करती है और उनका बाद में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। जब एक एरिया में नेचुरल गैस, गोल्ड, कॉपर और डीप सी पोर्ट्स हो और फिर भी लोकल लोग बेरोजगार और गरीब हो, तो गुस्सा तो उस इलाके के लोगों को आएगा ही आएगा। और यह सिचुएशन उस वक्त और ज्यादा इंटेंस हो जाती है जब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल पाकिस्तान पर ह्यूमन राइट वायलेशन का इल्जाम भी लगाते हैं। ये बलूचिस्तान को लेकर बढ़ते हुए ग्लोबल प्रेशर को और बढ़ा रहे हैं और दुनिया भर में इस इशू को अवेयरनेस जो है वो काफी ज्यादा हाई होता जा रहा है। तो दोस्तों, अब हमारे सामने ये सवाल है, क्या बलूचिस्तान बनेगा दूसरा बांग्लादेश? 1971 में पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश बना था, वो भी भारत के सपोर्ट से। देखो, जब भारत आजाद हुआ तो हम दो देश थे, एक भारत और एक पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान को अगर इकलौता काउंट करें तो पाकिस्तान से भी बाद में दो हिस्से हुए, एक पाकिस्तान बन गया, एक बांग्लादेश हो गया। अब पाकिस्तान फिर से एक रह चुका है, तो अब दोबारा इसके दो हिस्से होने लाजमी है। पहले एक से दो हुए, फिर एक से फिर दोबारा दो हुए, अब एक से पाकिस्तान फिर दोबारा दो होगा। ये 1971 वाला मूवमेंट जो है वो रिपीट हो सकता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बन सकता है 1971 की तरह। और मीर यार बलोच के शब्दों में, जिनको मैं भी सलाम करता हूं, जब बलूचिस्तान आजाद होगा तो पाकिस्तान एक देश नहीं रहेगा। यह कंपैरिजन बांग्लादेश से बिल्कुल सही है, लेकिन बलूचिस्तान में एक डिफरेंस जरूर है। यहां के लोग सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को भी रीएस्टेब्लिश करना चाहते हैं और ये उसी की
जंग लड़ रहे हैं। तो दोस्तों बाकी इनके जियोपॉलिटिकल महत्व को तो हम जानते ही हैं। बलूचिस्तान की आजादी का मुद्दा सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा भी है। ये अपने इकोनॉमिक, कल्चरल और सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और इसी वजह से अगर ये रेवोल्यूशन सक्सेस होता है तो बलूचिस्तान के लिए एक नया फ्यूचर बनेगा, भारत के लिए भी एक नया फ्यूचर बनेगा, अफगानिस्तान के लिए भी एक नया फ्यूचर बनेगा और पाकिस्तान का जो बर्बाद होने वाला फ्यूचर है वो शायद वो बच जाए। तो दोस्तों आपके लिए मैं कुछ सवाल लेकर आया हूं, तो क्या बलूचिस्तान एक आजाद देश बनेगा? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। क्या भारत इस आजादी को सपोर्ट करेगा और क्या पाकिस्तान, जिसे अभी तक कश्मीर का दर्द था, अपने घर के अंदर ही एक और डिवीजन क्या वो फेस कर पाएगा? पर एक बात तो है, जब एक साम्राज्य अंदर से कमजोर हो जाता है, जब एक देश अंदर से कमजोर हो जाता है तो दुश्मन नहीं, उसका अपना घर ही उसे गिराने का काम करता है और बलूचिस्तान वो घर का पाकिस्तान का सबसे कमजोर लेकिन सबसे आग उगलता हिस्सा है जो पाकिस्तान से अलग होकर ही मानेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।